नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के उपचुनाव से, जहां पर जबरदस्त मेहनत कर रही है कांग्रेस पार्टी और भाजपा की सरकार जाने के बाद कांग्रेस कर सकती है वापसी मध्य प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों में। इसी के साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम केयर्स फंड को लेकर फिर उठा विवाद। कांग्रेस ने कहा कि आखिर ब्यौरा देने से क्यों डर रही है मोदी सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश में चल रहे बड़े कथित घोटाले का, जिसको लेकर कांग्रेस ने 21 अगस्त को प्रदेश भर में विरोध का कर दिया है ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त सियासी पारा तेज है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के खिलाफ विरोध का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दिग्विजय का बड़ा बयान। उपचुनाव में उम्मीद से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कमलनाथ, कांग्रेस करेगी वापसी। जी हां दोस्तों, छिंदवाड़ा पहुंचे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जिन गद्दारों ने मिलकर हमारी सरकार गिराई, उपचुनाव में जनता उनको सबक सिखाएगी। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर इतनी मेहनत करेंगे, उन्हें भरोसा ही नहीं था। अपने निजी दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर इतनी मेहनत करेंगे, उन्हें भरोसा ही नहीं था, लेकिन वे उम्मीद से बेहतर काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह छिंदवाड़ा के तामिया में निजी दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि कुछ गद्दारों ने दगा देकर कांग्रेस की सरकार गिराई है, जनता उनको सबक सिखाएगी और फिर से एक बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। दिग्विजय ने कहा कि जिस तरह से कमलनाथ मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि शिवराज सरकार निजी दुकानदारों से खाद बिकवा रही है, जबकि खाद सप्लाई का काम मेरी सरकार में सहकारी समितियों से होता था, तो कालाबाजारी नहीं थी। निजी दुकानदारों की वजह से खाद की कालाबाजारी बढ़ रही है। सरकार को फिर से सहकारी समितियों से खाद बिकवानी चाहिए। सीएम शिवराज पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ सीएम थे तो प्रदेश में उद्योगपति इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे थे, लेकिन अब शिवराज पर किसी को भरोसा नहीं है, इसलिए उद्योग आने की बजाय जा रहे हैं। शिवराज सिर्फ घोषणा करते हैं, अमल करे तब देखा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर्स फंड विवाद। कांग्रेस ने कहा आखिर ब्यौरा देने में डर क्यों रही मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, पीएम केयर्स फंड को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर बड़ा हमला बोला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अलग है। यह सरकार तय करती है कि किसे किस तरह से मदद करनी है। ऐसे में पीएम केयर्स फंड की रकम राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में स्थानांतरित करने की मांग नहीं मानी जा सकती है। सुरजेवाला ने कहा कि शासकों की मतदाताओं के प्रति जिम्मेदारी एवं जवाबदेही के संदर्भ में यह एक दुखद दिन है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना रहा है कि सूर्य का प्रकाश सर्वश्रेष्ठ कीटाणुनाशक है, लेकिन इस फैसले से साबित होता है कि वह अपनी परंपरा से हट गए हैं। उसने पीएम केयर्स फंड को लेकर सवालों का जवाब हासिल करने का मौका गवा दिया है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के एक अन्य प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि यह पीएम का निजी फंड नहीं है, ऐसे में इसका ब्यौरा देने से डर कैसा। ये क्यों नहीं बताना चाहते कि पैसा कितना और कहां से आया। खेड़ा ने कहा कि सरकार और भाजपा पीएम केयर्स फंड का ब्यौरा पूछने पर चुप हो जाते हैं और राजीव गांधी फाउंडेशन की बात करते हैं। वहीं संघ अपने रजिस्ट्रेशन के कागज नहीं दिखा पाता, वह आयकर भी नहीं फाइल करता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी चरम पर। कांग्रेस ने 21 अगस्त को प्रदेश भर में विरोध का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चल रही यूरिया की खुलेआम कालाबाजारी और इस वजह से इसकी किल्लत के खिलाफ राज्य कांग्रेस ने सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में व्याप्त यूरिया की दिक्कत मुख्य रूप से सरकार द्वारा प्रायोजित एक संकट है। इसके खिलाफ कांग्रेस 21 अगस्त को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, प्रदेश में जिस तरह से सहकारी समितियों से यूरिया खाद गायब कर दी गई है, उससे साफ होता है कि प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी सरकार संरक्षण में की जा रही है। सरकार समर्थित बिचौलियों ने प्रदेश में यूरिया संकट पैदा करके किसानों को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र रचा है, वह इस आपदा काल में किसानों की कमर तोड़ने का
का काम कर रही है। कोरोना आपदा, बाढ़ और ओलावृष्टि से पहले ही किसान टूट गया है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी 21 अगस्त को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। अजय कुमार लल्लू ने कहा, योगी सरकार सहकारी समितियों को नष्ट करने का कुचक्र रच रही है ताकि प्रदेश के किसानों को पूरी तरह से बाजार के हवाले करके निजी क्षेत्र को मजबूत कर सके। हालत इतने खराब है कि किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को सहकारिता मंत्री को पत्र लिखना पड़ा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यूपीए सरकार के लिए किसान हित सबसे ऊपर था। बीजेपी सरकार का किसान विरोधी चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों की गोद में बैठ गई है। किसान विरोधी इस सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक हमारी पार्टी संघर्ष करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की ख्वाहिश, राहुल गांधी संभाले पार्टी की कमान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की ओर से पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी नेहरू गांधी परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को सौंपने की पैरवी किए जाने के दावे की पृष्ठभूमि में बुधवार को कहा कि यह टिप्पणी 1 साल पुरानी है और पार्टी के हर कार्यकर्ता की यह भावना है कि राहुल गांधी ही एक बार फिर से कांग्रेस की कमान संभाले। भाजपा पर कसा तंज। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी की 1 साल पुरानी टिप्पणी को भाजपा के इशारे पर तूल दिया जा रहा है। दरअसल हाल ही में आई एक पुस्तक इंडिया टुमारो में दावा किया गया है कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की उस बात का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार के बाहर के व्यक्ति को कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए। सुरजेवाला ने इस पर ट्वीट किया कि नेहरू गांधी परिवार ने सत्ता के मोह से दूर सदा सेवा भाव से कांग्रेस को एक सूत्र में बांधे रखा है। 2004 में सोनिया गांधी ने सत्ता के बजाय पार्टी की सेवा चुनी। 2019 में राहुल गांधी ने भी दृढ़ विश्वास की हिम्मत दिखाई और कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दावा किया कि हम प्रियंका गांधी की 1 वर्ष पुरानी टिप्पणी 1 जुलाई 2019 में अचानक उपजी मीडिया के एक धड़े की रुचि सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर के खेल को समझते हैं। आज समय मोदी शाह द्वारा भारतीय लोकतंत्र पर किए जा रहे बर्बरतापूर्ण हमले का सामना करने और निडरता से इससे लोहा लेने का है। लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के उस अथक संघर्ष व संकल्प के गवाह हैं जिससे उन्होंने इस लड़ाई का नेतृत्व किया है। न तो उन्होंने विपरीत परिस्थितियों की परवाह की और न ही मोदी सरकार के विभत्स हमलों की। यही वह निडरता और अदम्य साहस है जिसकी कांग्रेस को ही नहीं बल्कि देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। निजी हितों से ऊपर रखा देश को। पुस्तक में किए गए दावे के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने संवाददाताओं से कहा कि नेहरू गांधी परिवार का बड़प्पन है कि उसने हमेशा निजी हितों से ऊपर पार्टी और देश के हित को रखा है। उन्होंने कई मौकों पर बड़े त्याग किए। उन्होंने कहा कि आज देश के युवा और कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी ही कांग्रेस का नेतृत्व करें, लेकिन इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार कांग्रेस कार्य समिति और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अनलॉक 3, दिल्ली सरकार ने होटल खोलने की दी इजाजत, जिम रहेंगे बंद। जी हां दोस्तों, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अनलॉक 3 के तहत होटल खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि जिम खोलने पर रोक जारी रहेगी। सरकार ने ट्रायल पर साप्ताहिक बाजारों को भी मंजूरी दी है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में ये फैसले लिए गए। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 3 में छूट देने के बाद केजरीवाल सरकार का होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने का प्रस्ताव उपराज्यपाल अनिल बैजल ने खारिज कर दिया था। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उपराज्यपाल को अपना निर्णय वापस लेने के निर्देश देने का अनुरोध भी किया था। अमित शाह को लिखे पत्र में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, स्थिति नियंत्रण में है, जबकि यूपी और कर्नाटक जहां लगातार मामले बढ़ रहे हैं वहां पर होटल और साप्ताहिक बाजार खुले हुए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह समझ से परे है कि जिस राज्य ने कोरोना नियंत्रण में बेहतर काम किया उसे अपने कारोबार बंद रखने के लिए क्यों बाध्य किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने लिखा था कि दिल्ली का 8% कारोबार और रोजगार होटल नहीं खुलने के कारण ठप पड़ा है। साप्ताहिक बाजार बंद रहने से 5 लाख परिवार पिछले 4 महीने से घर पर बैठे हैं। आर्थिक नुकसान झेलने वाले शहर के तमाम व्यापारी संगठन और होटल एसोसिएशन ने भी उपराज्यपाल अनिल बैजल के फैसले को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। संगठन ने अनिल बैजल को पत्र लिखकर मांग की थी कि दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजारों को खोलने की इजाजत दी जाए। दिल्ली सरकार ने अनिल बैजल को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर दोबारा प्रस्ताव भी भेजा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 31 अगस्त से कांग्रेस का शंखनाद, 84 सीटों के लिए वर्चुअल रैली। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी करते हुए 31 अगस्त से राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी चुनावी शंखनाद करने जा रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी 84 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल महासम्मेलन करने जा रही है। बिहार में पार्टी के प्रभारी अजय कपूर इन रैलियों के संयोजक होंगे। गौरतलब है कि हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से वर्चुअल तरीके से बातचीत की थी और चुनावी
तैयारियों की जानकारी ली थी। वहीं कुछ दिनों पहले कांग्रेस के बिहार चुनाव प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पटना पहुंचे थे। जल्द ही महागठबंधन में कांग्रेस और राजद समेत सभी दल सीटों का बंटवारा कर लेंगे। मालूम हो कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन कोरोना काल में इसका आयोजन सोचकर भी चुनाव आयोग के पसीने छूट चुके हैं। इस वजह से चुनाव आयोग बेहद सावधानी से कदम रख रहा है। अगर चुनाव कराए जाएंगे तो काफी नियमों के साथ कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग इस मसले पर राज्य की पार्टियों से भी उनके विचार जानने की कोशिश कर रहा है। करते हैं अगली खबर की तरफ। हार जीत की परवाह किए बिना बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही राजद, दुबके बैठे हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं राजद नेता तेजस्वी यादव इन दिनों बाढ़ और कोरोना महामारी को लेकर बिहार सरकार पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को ट्वीट के माध्यम से बताया कि वे धूप छांव की परवाह किए बिना बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद भी कर रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि वे इस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर हार जीत की भी चिंताएं भी नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस समय में बिहार के 16 जिलों में करीब 85 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह त्रस्त हैं। इस सब के बाद भी सीएम नीतीश कुमार साए हुए हैं। वहीं उन्होंने बाढ़ राहत के नाम पर खुली लूट मची होने के आरोप भी लगाया है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रशासन भी कोरोना महामारी के भय से दुबका हुआ है। तेजस्वी यादव ने अन्य ट्वीट में कहा कि बिहार की नीतीश सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में है। लाखों बाढ़ प्रभावितों की बिहार सरकार को कोई चिंता नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे बार बार टोकने पर महज एक दिन सीएम नीतीश कुमार रस्म अदायगी के लिए हेलीकॉप्टर से घूम आए, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए जमीनी स्तर पर कुछ राहत व मदद नहीं की है। इनके जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा का तो कुछ पता ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 6 बार से विधायक रहे श्याम रजक ने नीतीश कुमार की जन विरोधी और दलित विरोधी नीतियों के खिलाफ बगावत करते हुए सोमवार को जेडीयू पार्टी छोड़ दी। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि वे कल सामाजिक न्याय पसंद पार्टी राजद में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि काफी समय से नीतीश कुमार को सीएए, एनआरसी और आरक्षण विरोधी नीतियों का खुलकर विरोध कर रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव के लिए 3 दिन के अंदर विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा आयोग। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच बिहार में अगले कुछ महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू भी कर चुके हैं। इस बीच चुनाव आयोग बिहार चुनाव के लिए अगले 3 दिन के अंदर गाइडलाइन तैयार कर देगा। चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर आगामी 3 दिनों में विस्तृत और व्यापक गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। यह चुनाव ऐसे समय हो रहा है जब देश कोरोना संकट से त्रस्त है। कोरोना संकट के बीच होने वाले आगामी चुनावों को लेकर आज चुनाव आयोग में बैठक हुई, जिसमें आयोग ने राजनीतिक दलों की ओर से भेजे गए सुझावों पर विचार किया। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की ओर से भेजे गए सुझावों पर भी विचार किया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी तरह के सुझावों पर विचार करने के बाद अगले 3 दिनों के अंदर चुनाव को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। आयोग ने चुनाव होने वाले राज्यों के चुनाव अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि कोरोना संकट को देखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक चुनाव के दौरान विस्तृत योजना बनाए। इस बीच अशोक लवासा ने निर्वाचन आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया है। उनको एशियाई विकास बैंक में नई जिम्मेदारी संभालनी है। चुनाव आयोग की बैठकों में अपने अलग विचार और ठोस तर्कों की वजह से लगातार चर्चा में बने रहने वाले निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा इसी महीने के आखिरी हफ्ते में एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष का पद संभालने जा रहे हैं। चुनाव आयोग से इतर अपनी राय रखने की वजह से यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि अशोक लवासा को चुनाव आयोग से दूर किया जा सकता है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, तब आयोग में इसको लेकर काफी गहमा-गहमी की स्थिति रही। शिकायत को लेकर 3 सदस्यीय आयोग में से 2 आयुक्त पीएम मोदी को क्लीन चिट दे रहे थे, लेकिन अशोक लवासा अड़े रहे। फिर फैसला बहुमत से लिया गया और पीएम मोदी को क्लीन चिट मिली। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी लवासा का रुख सरकार के साथ नहीं रहा। करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का सीएम योगी पर जवाबी हमला, बताया आपातकाल। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार द्वारा मंगलवार को स्थापित की गई संपत्ति क्षति दावा एजेंसी पर राजनीति गरमाने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विजिलेंट उत्तर प्रदेश, सुरक्षित उत्तर प्रदेश के नारे के साथ ट्वीट किया है, जबकि विपक्ष के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्रिब्यूनल के गठन को एक तरह का आपातकाल और विपक्ष को चुप करने का प्रयास बताया है। राज्य अराजकता को स्वीकार नहीं करता है। सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान
नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों और उपद्रवियों से वसूली सुनिश्चित की जाएगी। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार सपा अध्यक्ष अखिलेश ने कहा कि हिंसा में संपत्ति की क्षति को पुनर्प्राप्त करने के लिए भाजपा सरकार द्वारा गठित एजेंसी का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी अदालत में इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है। यह प्रणाली एक आपातकाल की तरह होगी, जब ना तो दलील दी जाएगी और ना ही अपील की जाएगी और ना ही वकीलों को मान्यता दी जाएगी। दंगा क्षेत्र में हिंसा की रिपोर्ट सरकार के इशारे पर भी दर्ज की जाएगी और कथित दंगाइयों से वसूली भी की जाएगी, क्योंकि सजा भी मनमाने ढंग से ली जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही के सभी अधिकारों को हड़पने की कोशिश कर रही है। राज्य सरकार अनियंत्रित तरीके से अपने विरोध को चुप कराने की कोशिश कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी बोली, यूपी में यूरिया की कमी से किसान परेशान, तुरंत संज्ञान ले सरकार, काला बाजारी पर लगाए लगाम। जी हां दोस्तों, देश में धान की खेती का मौसम है। कई जगहों पर धान की रोपाई हो गई है तो कुछ जगहों पर धान की रोपाई चल रही है। इस समय किसानों को यूरिया की जरूरत पड़ती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यूरिया की कमी से किसान जूझ रहे हैं। किसानों के इस मुद्दे को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उठाया। उन्होंने योगी सरकार से अपील की है कि वह यूरिया की कमी को दूर करें। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर यूरिया की किल्लत के चलते किसान परेशान हैं। जगह जगह लाइनें लगी हैं और लेकिन अधिकतर सहकारी समितियों पर यूरिया समाप्त हो चुकी हैं। किसान काला बाजारी से परेशान हैं। यूपी सरकार को तुरंत हस्तक्षेप कर यूरिया की किल्लत की समस्या का समाधान करना चाहिए। यूपी के बागपत समेत कई जिलों में यूरिया की किल्लत देखी जा रही है। बागपत में कुछ दिन पहले 610 मीट्रिक टन यूरिया आया था जो बिक गया। अब सहकारी समितियों और ज्यादातर निजी दुकानों पर यूरिया उपलब्ध नहीं होने से किसान परेशान हैं। बागपत में 35 में से 30 सहकारी समितियों और 215 निजी दुकानों में 150 पर यूरिया उपलब्ध नहीं है। 2000 मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत है, लेकिन 150 मीट्रिक टन उपलब्ध है। ज्यादा दिक्कत सहकारी समितियों पर है। जिले में 60% किसान सहकारी समितियों से यूरिया खरीदते हैं। यह हाल एक जिले का है, बाकी के जिलों में क्या हाल होगा इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उधर कृषि निदेशक ने यूरिया तस्करी की आशंका पर यूपी हरियाणा सीमा पर निगरानी कराने का आदेश दिया है। वहीं प्रदेश सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी जरूरतों के अनुसार ही यूरिया खरीदें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय बोले, मोदी ट्रंप में अद्भुत समानता, दोनों का न लोकतंत्र न संस्थाओं में विश्वास। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दिग्विजय ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में समानता बताते हुए कहा कि दोनों नेताओं को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और अपने हित के लिए संस्थाओं का बर्बाद कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में कहा, ट्रंप के शासन में अमेरिका और मोदी के शासन में भारत में अद्भुत समानता है। दोनों लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए संस्थानों और लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे पता है कि मोदी ट्रोल आर्मी क्या कहने वाली है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। नेशन फर्स्ट होना चाहिए। वहीं शिवराज सरकार की ओर से सरकार नौकरियों में सिर्फ राज्य के निवासियों को आरक्षण दिए जाने के ऐलान का दिग्विजय सिंह ने स्वागत किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरी मांग शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकार की, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन जब तक शासकीय आदेश नहीं निकलेगा तब तक आप पर कैसे भरोसा करें। दिग्विजय सिंह ने पूछा कि 15 साल तक किस बात का इंतजार था। हजारों मध्य प्रदेश के होनहार नौजवानों का हक आपने मारा और व्यापम के भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार है? आप और केवल आप। गौरतलब है कि 9 अगस्त को दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो शेयर करके रोजगार का मुद्दा उठाया था। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मध्य प्रदेश के बेरोजगारों की समस्या बढ़ती जा रही है। जिनके पास रोजगार था वे भी कोरोना संकट काल में बेरोजगार होते जा रहे हैं। कांग्रेस की मांग है कि शिवराज सरकार उन्हें को नौकरी में ले जिन्होंने 10वीं कक्षा मध्य प्रदेश से पास की हो, जैसा कि मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में नियम था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रोजगार को लेकर केंद्र पर हमलावर राहुल गांधी बोले, नफरत फैलाने से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के सत्यानाश का सच नहीं छिपा सकती सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से पिछले 4 महीने में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई, जिसके कारण इन परिवारों के सामने गंभीर संकट पैदा हो गई है। साथ ही राहुल गांधी ने फेसबुक मसले को लेकर भी तंज कसा कि सिर्फ झूठा प्रचार करने से कुछ नहीं होता, लोगों की जरूरतों के हिसाब से नीति निर्धारण और क्रियान्वयन करना होता है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि पिछले 4 महीनों में करीब 2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। 2 करोड़ परिवारों का भविष्य अंधकार में है। फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सत्य देश से नहीं छुप सकता। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक खबर भी अटैच की थी, जिसमें अप्रैल 2020 से अब तक 1.89 करोड़ नौकरियां जाने का दावा किया गया है। वहीं कांग्रेस
संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस संबंध में विस्तृत आंकड़े दिए और कहा कि अब सच्चाई जग जाहिर है। केवल अप्रैल-जुलाई 2020 में 1 करोड़ 90 लाख नौकरी पेशा लोगों की नौकरी गई। अकेले जुलाई माह में 50 लाख नौकरियां गईं। खेती और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में 41 लाख नौकरियां गईं। कुल 14 करोड़ से अधिक नौकरियां गईं। भाजपा ने देश की रोजी रोटी पर ग्रहण लगाया। आपको बता दें कि बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने रोजगार 2 नाम से एक मुहिम चलाई हुई है और हर मोर्चे पर सरकार को घेरने में लगी है। बीते दिन पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि युवा शक्ति भारत की ताकत है और इन युवाओं को रोजगार की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वे रोजगार नष्ट करने वाली नीतियों के विपरीत युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर खड़े करे। रोजगार दो, युवा भारत की मांग है। आपको बता दें कि राहुल गांधी इससे पहले भारत चीन सीमा विवाद, कोरोना महामारी से निपटने में सरकार की कथित नाकामी और पीएम केयर्स फंड जैसे मुद्दों पर सरकार पर हमला बोल चुके हैं। 16 अगस्त को ही सीमा विवाद मामले में राहुल ने ट्वीट किया था, प्रधानमंत्री के सिवा हर कोई भारतीय सेना की क्षमता और वीरता में विश्वास करता है, जिनकी कायरता ने चीन को हमारी जमीन लेने की अनुमति दी, जिनके झूठ से यह सुनिश्चित होगा कि वे इसे बनाए रखेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।